Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्कार। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरी टीम की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 84वें पुष्प में हमें आज जिन महोदया का मार्गदर्शन मिलने वाला है, आप हैं मान आदरणीय डॉक्टर नीलू जोशी जी। प्राचार्य हैं बीपीपीएस मोदी नगर गाजियाबाद, निदेशक हैं सूर्या अकादमी, मुख्य संपादक ओ इंडिया ई मैगजीन। आपका परिचय बहुत बड़ा है। आपको बहुत सारे सम्मान भी मिले हैं, लेकिन मैं कुछ सम्मान के बारे में बताता हूँ। इको क्लब के प्रभारी होने के नाते पर्यावरण पर कार्यशाला और सेमिनार में भागीदारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया आपने 2003 में एनसीटी दिल्ली की ओर से। 4 सितंबर 2004 को डॉक्टर एस राधाकृष्णन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। 12वीं कक्षा के 100% मैथ्स परिणाम के लिए दूसरा श्रीमती इंदिरा गांधी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हुए आप 2005 में। राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा सम्मान का पुरस्कार प्राप्त किया वर्ष 2006 में। इस प्रकार से बहुत सारे सम्मान आपने लिए हैं। लास्ट के मैं कुछ सम्मान के बारे में जरूर जिक्र करूंगा आपके बारे में। इस प्रकार से मेरे पास जो सूची है उसमें 36 सम्मान आपको मिले हैं, और अभी कुछ देर पहले बात हुआ तो पता चला कि 15-20 आपके पास और भी है सम्मान है आपके पास। तो राष्ट्रवादी शिक्षा के लिए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा पुरस्कार से सम्मानित 2019 में ALTTC के द्वारा हुआ है। उसके बाद भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस IITA द्वारा 27 दिसंबर को द्रोणा स्पोर्ट्स एजुकेटर अवार्ड 2019 प्राप्त किया आपने। भारत सरकार के शिक्षा परिषद ECI द्वारा लिखित वैश्विक गीत पंजीकृत 11 जनवरी 2020, जो कि लेटेस्ट सम्मान मिला आपको। तो हम सभी का सौभाग्य है कि आज इतने सुंदर लोगों का पाथे हम सभी को मिलेगा। तो आज पूरी टीम की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन है आज के कार्यक्रम में। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो सबसे पहले जो बहुत जरूरी चीजें है मानवीय मूल्यों की है। जब तक मानवीय मूल्यों की खोज नहीं कर सकेंगे तब तक हम भारत को आत्मनिर्भर नहीं बना सकते। तो आज का विषय बहुत ही सुंदर है, और डॉक्टर नीलू जोशी जी का पूरी टीम की ओर से स्वागत और आभार। थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। एक मिनट मैं हम लोगों के साथ कैलाश शर्मा जी भी आ गए हैं। अगर ऑडिबल है कैलाश शर्मा जी तो आ जाए एक बार। कोई नहीं, आप शुरू करें। नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे एक ऐसे मौके पर, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया, क्योंकि बहुत सारे वेबिनार्स में हम लोगों ने बात किया, बहुत सारे, और खास तौर पे अगर हम बात करें कोविड-19 यानी जो एक वैश्विक महामारी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आप ये देखिए कि मार्च के महीने से लेकर हम अभी तक एक तरीके से अभी भी हम पेंडेमिक से उभरे नहीं है, इस वैश्विक महामारी से उभरे नहीं है। इस महामारी ने एक मौका हम लोगों को दिया परिवार में साथ रहने का, क्योंकि बहुत सारे लोग इन चीजों से डरते हैं। ऑब्वियस है कि जब हम महामारी की बात कर रहे हैं तो ये कोई एक अच्छा शब्द नहीं है कि भाई महामारी कैसे एक अपॉर्चुनिटी या कैसे एक अवसर हो सकती है। लेकिन ये चीज मैं आपको बता दूं कि इस महामारी ने हमें जो अवसर प्रदान किया वो अपने परिवार के साथ समय बिताने का दिया, मानवीय मूल्यों को पहचानने का दिया, और यही मानवीय मूल्य हमारी ताकत है। आप देखिए, जब हम एक बहुत अच्छे राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हम बोलते हैं परिवार है। और परिवार मजबूत कब बनता है? परिवार मजबूत तब बनता है जब सारे सदस्य आपस में प्रेम से रहते हैं, उनके अंदर अच्छे संस्कारों का आदान प्रदान होता है। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ क्या मैक्सिमम चीजें ऐसी होती हैं जो परिवार को विरासत में मिलती है। अब विरासत की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज आती है? अगर हम लोग अपना बचपन याद करते हैं, अब तो हम लोग इस स्टेज पे आ गए हैं, लेकिन अगर हम अपना बचपन याद करते हैं तो हम लोग भी अपने दादा दादी, वो वक्त एक ऐसा था, एक संयुक्त परिवार का था हमारे बचपन का। उसे आज के संदर्भ में मैं एक कॉन्टेक्स्ट में अभी आपको बताऊंगी। तो हमारे बचपन में हमें अपने मम्मी पापा के प्यार के साथ दादा दादी का प्यार मिला, छुट्टियों में नाना नानी जी के घर जाने का मौका मिला, मामा मामी जी, चाचा चाची जी, यानी एक ऐसा माहौल जहां पे परिवार के सदस्य
एक दूसरे की परवाह करते थे, एक दूसरे का इंतजार करते थे। और जो दादा दादी से सुनने को मिलता है, यानी उनके भी बचपन की कहानी, या उन्होंने अपने समय में क्या किया, कैसे संस्कार उस टाइम पे थे, किस तरीके से पर्व को मनाया जाता था, लोगों के आचार विचार कैसे थे, तो वो चीजें हमें अपने दादा दादी जी के उस वक्त के जानने को मिली। अब हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, अब हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं, यानी जितने भी हम लोगों ने अभी, जैसे मैंने बताया कि इतने महीने हो गए हमें वेबिनार्स में, हमने उन वेबिनार्स में सिर्फ इस चीज के बारे में बात किया कि कोविड के टाइम पर जो मानसिक स्थिति है वो क्या है, कोविड को हमें एज एन अपॉर्चुनिटी, अवसर के तौर पे कैसे लेना चाहिए। कोविड में स्कूल्स बिल्डिंग बंद हो गई है, क्लोज हो गई है, तो कैसे हमें शिक्षा का आदान प्रदान करना है, कैसे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आना है, कैसे बच्चों के हमें डाउट्स क्लियर करने हैं, क्योंकि पेरेंट को भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी था। शिक्षकों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल था, माता पिता के लिए बिल्कुल डिफरेंट था, बच्चों के लिए बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। तो इन सभी माहौल के बीच में हमने हर मुद्दे पर बात किया, यानी कोविड के उस शिक्षा के लेवल पे हमने बात किया, शिक्षा को डिजिटलाइज कैसे करना है ये बात किया, और पोस्ट कोविड क्या होने वाला है, यानी 19 के बाद हमारा जो ऑनलाइन एजुकेशन है इसका क्या फ्यूचर होगा, फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या होगा, अगर हम डिजिटलाइज इंडिया की बात करते हैं, स्पेसिफिकली एजुकेशन सेक्टर में क्या होगा। अब हम बात करते हैं मानवीय मूल्यों की, कि हमने हर चीज पे बात किया। सबसे जरूरी जो चीज है आज के वक्त पर, जो हमारी समाज को जरूरत है, जिस स्तंभ की जरूरत है, जो हमें एक बिलीफ सिस्टम हमें कहना चाहिए, वो है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज यानी अगर हम परिवार को, एक अच्छे परिवार की हम नर्चरिंग की बात करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें उस परिवार के अंदर होनी चाहिए। हम एक पेड़ को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, लेकिन वो पेड़ ऐसे ही पेड़ नहीं बनता है। पेड़ हमें बहुत खूबसूरत लगता है तो वो ऐसे ही नहीं लगता है, उसको सही मौके पर, सही जगह पर उस बीज को बोया जाता है, उसमें सही वक्त पर पानी, खाद, सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी, वो भी कितनी मात्रा में उसमें जानी चाहिए, हर एक चीज का एक सही अनुपात होता है, तभी वो एक पौधा, एक बीज एक पौधे में अंकुरित होता है और उसके बाद वो एक फलदार वृक्ष का रूप लेता है। और हमने एक बात बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसा हम बीज बोते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, या वैसे ही हमें फसल को काटनी पड़ती है। तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि जो हमारी फसल है वो कैसी है, हमारी खेत में जो फसलें हैं ये कैसी हैं। अभी फसलों से हमारा मतलब है कि हमारा जो युवा रहता हुआ भविष्य है, या वो मुरझाने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं एक खरपतवार का रूप ले रहा है, या उसके साथ अगर खरपतवार है तो हम क्या उसको उठा के उखाड़ के फेंक रहे हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कौन सी वो चीजें हैं जो हमारी एक अच्छे चरित्र का भी निर्माण करती है, एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग, और जैसे मैंने बोला बिलीफ सिस्टम, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आती है प्योरिटी, देन पीस, देन पावर। पहले मैं इन तीन चीजों के बारे में बात करूंगी, प्योरिटी, पीस एंड पावर। जब भी मैं प्योरिटी वर्ड यूज करती हूँ, तो ये प्योरिटी से मतलब कुछ और प्योरिटी नहीं है, ये प्योरिटी से मतलब है हमारे विचारों की शुद्धता, हमारे शब्दों की शुद्धता, हमारी सोच कितनी पायस है, हम कितना अच्छा सोच रहे हैं, हम कितना नेक सोच रहे हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे बोलेंगे तो हम बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि हमारे बोल हमारे विचारों से प्रेरित होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप सारा दिन वॉयलेंस की चीजें देख रहे हैं, ठीक है, सारे दिन आप लड़ाई झगड़ा, आप यही चीजें देख रहे हैं, तो आप बोलेंगे नॉन वॉयलेंस वाली बात, आप बहुत अच्छा संदेश देंगे, ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ये असंभव है। तो इसका मतलब सबसे पहले जो जजमेंट होना चाहिए वो इस बात का जजमेंट होना चाहिए, प्योरिटी इन थॉट्स, कि हमें कैसा सोचना है।
सोच पे भी फिल्ट्रेशन लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सोच ही है जो इंसान को इंसान से दूर कर रही है। और जब हम मानवीय मूल्यों की बात करते हैं, क्योंकि नैतिक शिक्षा हमारी बाद में आती है, नैतिक शिक्षा हमारी मानवीय मूल्यों से ही प्रेरित है। उस पर्सन के अंदर, उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर नैतिकता अपने आप आ जाती है अगर हम अच्छा सोच रखते हैं। अब अच्छा सोच कैसे आता है? अच्छा सोच एक इमोशनल डाइट है। हम अपने खान पान का पूरा ध्यान रखते हैं, कि डॉक्टर भी आपको कहता है कि अगर आपको एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो आपको मिनरल भी लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, आपको फैट्स की भी इतनी जरूरी है। इवन कोलेस्ट्रॉल भी देखते हैं तो हमें ये बताया जाता है ये गुड कोलेस्ट्रॉल, ये बैड कोलेस्ट्रॉल, यानी उसमें भी हमारे पास गुड और बैड की चीजें हैं। यानी हमारी थॉट प्रोसेस हमें ये चीज बताती है क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, यानी हमें किस दिशा में जाना है। और यही प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी ऑफ वर्ड हमारी दिशा और दशा दोनों डिसाइड करती है। तो इसका मतलब इंसान की सफलता के पीछे दिशा और दशा दोनों का मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का पैरेलल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मेरे विचार में, हो सकता है मेरे विचारों से आप सभी सहमत नहीं हो, मुझे बहुत सारे लोग अभी देख रहे हैं, लेकिन मैं ये वो चीज बता रही हूँ जो मैंने खुद महसूस की है इतने सालों में। क्योंकि मैं आज भी एक लर्नर हूँ, मैं आज भी एक सीखने का प्रयास करती हूँ, और ये सीखने का कोई अंत नहीं होता है। तो पहली चीज जो मैंने सबसे बचपन से सीखा हुआ है, माता पिता से भी और अपने बच्चे को भी जो एक ट्रेनिंग दी जा रही है कि हमें सोचना अच्छा है। तो यानी प्योरिटी इन थॉट, अगर ये चीज होती है तो समाज में आधी से ज्यादा चीजें तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर आपके विचारों में ही शुद्धता है तो आप किसी को अब्यूज कर सकते हैं? आप मुझे बताइए कि अगर आपके विचारों में अशुद्धता है या राइट इम्प्योरिटी है, तो क्या आप जबरदस्ती जाकर किसी से लड़ाई कर सकते हैं? छोटी सी बात पे कोई किसी को फाइट कर सकता है, कोई किसी को शूट कर सकता है। तो जो ये एग्रावेशन हम देख रहे हैं या रैश ड्राइविंग हम देखते हैं, उसके बाद कितने सारे केसेस होते हैं, कितनी लड़ाइयां सड़क पे होती हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे विचारों का, और हमारे दिमाग में तो विचारों का 1000 विचार एक मिनट में आते हैं। मतलब ये तो विचारों का एक नेटवर्क बॉक्स है जो ब्रेन है। तो इस चीज के लिए मैं सिर्फ ये बोलूंगी, जो मेरा पहला ओपिनियन है मेरा खुद का, मैं इसको इम्पोज नहीं कर रही हूँ, कि हमारे विचारों में प्योरिटी होनी चाहिए, हमारे थॉट्स में प्योरिटी होनी चाहिए। ऑटोमेटिकली जब हमारे विचारों में प्योरिटी होती है, हमारे शब्दों में वो प्योरिटी होती है। और शब्दों में प्योरिटी से मतलब है कि अगर हम अपने छोटे से भी बात कर रहे हैं, हम किसी निर्बल से भी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम एक इंसानियत का, जो एक मानवीयता का सबसे एक मैं मोल बोलती हूँ मानव होने का, क्योंकि सभी जीव जंतुओं में अगर एक सर्वश्रेष्ठ स्थान पे किसी को रखा गया है तो वो मानव को रखा गया है। क्यों मानव को रखा गया है? क्योंकि मानव को एक चीज सबसे हटकर दी हुई है, सुप्रीम ब्रेन की अगर हम बात करें। आप सोचिए कि अगर इस दिमाग की वजह से, इस इंटेलिजेंस लेवल की वजह से, अगर ह्यूमन बींग सभी क्रिएचर्स में, ब्रह्मांड में जो भी हम देखते हैं सुनते हैं, बायोडाइवर्सिटी में हम जो बात करते हैं, उसमें अगर मानव को ये स्थान मिला है, एक सर्वोत्तम स्थान मिला है, तो वो किस वजह से मिला है? ब्रेन की वजह से। तो इसका मतलब इसका शुद्ध रहना कितना जरूरी है, तभी शायद हम आपस में, और अगर ये ठीक नहीं है तो शायद हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारे परिवारों में भी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं और लड़ाई झगड़े होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी ऑफ वर्ड्स। दूसरा हम बात करते हैं पीस यानी शांति की। मानवीय मूल्यों में हमें इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से ह्यूमन वैल्यूज हमें मिलेंगी, क्योंकि कोई दुकान ऐसी नहीं है, ना हिंदुस्तान में ना हिंदुस्तान के बाहर, यूनिवर्स में कोई भी ऐसी शॉप नहीं है, कोई ऐसा शॉपकीपर नहीं है, दुकानदार नहीं है जिसे आप पैसे देके बोले कि भैया मुझे ये वाला ह्यूमन वैल्यू चाहिए, कितने का मिलेगा? ये कहीं नहीं मिलता है। ये आपकी इनेट क्वालिटी है, आपके अंदरूनी, ये एक कहना चाहिए एक विशेषता है, जो कहीं ना कहीं हम इस वैश्वीकरण में, इस मॉडर्नाइजेशन में, जिसे हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, मेरी तरफ से मॉडर्नाइजेशन शैलो है, हॉलो है। वो समाज अपने आप में खोखला है अगर विचारधारा सही नहीं है। तो विचारों की शुद्धता, बोल यानी शब्दों की शुद्धता, उसके बाद पीस यानी शांति,
किसी भी देश की तरक्की में शांति का अभूतपूर्व योगदान है। इसके रोल को आप में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं पीस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे क्या होता है, आपके पास सिर्फ पैसा होना चाहिए। पैसा जरूरी है, एक हद तक जरूरी है, लेकिन अगर शांति नहीं है, मान लिया कहीं सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं, मान लिया कहीं भी कुछ ऐसा हो जाता है और आपके पास करोड़ों रुपए है, लेकिन दंगे में कहीं किसी की जान चली जाती है, तो आप बताइए आप उस पैसे का क्या करेंगे। तो कई बार बहुत सारा खजाना, पैसे, बैंक बैलेंस, ये सब ऐसे ही रह जाता है। तो हमें बैंक बैलेंस बनाना है, लेकिन वो बैंक बैलेंस हमें बनाना है अपने कार्मिक, यानी अपने कर्मों का, यानी सबको अपने कार्मिक अकाउंट की बैलेंस शीट तैयार करनी है कि हमें कितना आज हमने इस व्यक्ति की लाइफ में हम लोग ये थोड़ा सा पीस लेकर आए। पीस सिर्फ शांति के आप स्लोगन नारे लगाने से शांति नहीं आती है। मैं फिर बोलूंगी, राष्ट्र के लिए परिवार एक सबसे छोटी इकाई है, परिवार के बाद आपका समाज आता है, समाज के बाद आपका आगे बनता है आपका जिला, राज्य, फिर आपका आता है कि भाई देश, संपूर्ण हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो अराजकता, सांप्रदायिक दंगे, ये सारी चीजें जो हम कुरीतियों की बात करते हैं, ये कुरीतियां कहाँ से आती हैं आप बताइए ना। अगर आपके दिमाग में भी शांति है, आपके विचारों में शांति है, आपका आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है, इंद्रियों पे कंट्रोल है आपका, आप मुझे बताइए, मैं फिर बोलूंगी, इसके बाद आपकी सारी समस्या का तो वैसे ही निदान हो गया। मैं यहाँ पे कोई एक लेक्चर के लिए नहीं आई, लेकिन मैं फिर वही बोलूंगी कि जो एक्सपीरियंस मैंने इतने टाइम में देखा, पिछले 20 सालों से शिक्षा जगत में रहते हुए, और वैसे भी जैसे मैंने बोला मैं खुद भी अभी बहुत कुछ, आए दिन हम कुछ नई नई चीजें सीखते हैं, बच्चे हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फिर आते हैं पावर पर। ये पावर आपकी मैं पॉलिटिकल पावर की बात नहीं कर रही हूँ कि भाई वो इतना पावरफुल है, मैं किसी भी तरीके की ऐसी पावर की बात नहीं कर रही, क्योंकि पावर तो पैसे से भी आती है, पोजीशन से भी पावर आती है, लेकिन ये मानवीय मूल्य नहीं है, इसे मानवीय मूल्यों की श्रेणी में नहीं रखते हैं कि उसको इतनी सफलता मिली, उनके पास इतना बैंक बैलेंस, इतना अकाउंट है, बिल्कुल भी नहीं। पावर से मेरा मतलब है स्पिरिचुअल पावर से, हम कितना किसी से इमोशनल कनेक्ट है। कई बार ऐसा होता है धनवान व्यक्ति रात भर नहीं सो पाता है, परेशान रहते हैं, कितनी उनके केसेस चल रहे होते हैं, पैसा बहुत सारा है, लेकिन कभी कोर्ट का सम्मन आ गया, कभी कहीं एफआईआर लॉज है, ठीक है, तो मैं इसकी बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। आजकल लोग आपने देखा होगा अपना परिचय बाद में देते हैं कि मेरा नाम ये है, उससे पहले वो ये बताते हैं कि मैं उनको जानता हूँ, मैं वहां की पार्षद को जानता हूँ, मेरा तो भाई मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी आना जाना है, मतलब या आईएएस ऑफिसर, यानी अपना परिचय बताने से पहले वो परिचय देते हैं कि वो किनको जानते हैं, पावरफुल लोगों को जानते हैं, यानी अपनी बात का वजन बढ़ाने के लिए वो इस पावर का सहारा लेते हैं। ये भी मानवीय मूल्यों में बिल्कुल नहीं आता है। मानवीय मूल्यों में आता है स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी ये किसी धर्म या जाति से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी का किसी भी धर्म या जाति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो हमें जीना सिखाता है, हमें कैसे ये जीवन मिला है, इस जीवन का हमें कैसे प्रयोग करना है, लोगों को हमें क्या यूज करना है या लोगों को हमें यूटिलाइज करना है। लोग आज अपनों को ही यूज कर रहे हैं, भाई भाई को यूज कर रहा है, दोस्त दोस्त को यूज कर रहा है, ये बहुत गलत है। लेकिन जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की पावर आ जाती है, यानी इमोशनल कनेक्ट आ जाता है, जिसके अंदर ये आता है कि मुझे सबके चेहरों पे मुस्कान लेकर आनी है, और शायद मैं ये मुस्कान या किसी भी एक घर को या किसी भी एक व्यक्ति की जिंदगी को मैं अच्छा अगर बना पाती हूँ या बना पाता हूँ, तो मेरे लिए समाज का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। यहाँ से मुझे छोटी सी कहानी याद आई कि एक बार एक जंगल में आग लग गई थी, बहुत भयानक आग लगी,
हाथी खड़ा है, शेर खड़े हैं, यानी पावरफुल लोग वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अब एक नन्ही चिड़िया है, वो पंख अपने छोटे से पंखों के साथ उड़ के जाती है नदी में, अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर आती है और उस जंगल की आग में डालती है। फिर वो जाती है, फिर वो एक बूंद पानी का चोंच में लेकर आती है। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया कितना पानी लेकर आ सकती है? आप सोचिए जरा। हाथी उनके ऊपर हंसा। शेर ने भी बोला कि भाई जब हम लोग नहीं कर रहे हैं, हाथी ने बोला मैं अपनी सूंड में एक ही बारी में, अगर जंगल के सारे हाथी जाएंगे और अपनी सूंड में पानी भर के लाएंगे तो भी ये जंगल की आग नहीं बुझेगी। तो जब हम चुपचाप खड़े हैं तो आप ये क्यों कर रही हो चिड़िया, नन्ही चिड़ैया, आप बैठो। चिड़िया ने बोला हम सबको एक दिन ऊपर जाकर अपना हिसाब देना है कर्मों का। जब मैं ऊपर जाऊंगी और इस जंगल की आग का जिक्र होगा तो मेरा नाम जंगल की आग लगने में, तमाशा देखने वालों में खड़े होने में नहीं होगा, बल्कि उस आग को बुझाने में मेरे उस छोटे से योगदान से होगा। तो दोस्तों, यहां से आपको क्या बात समझ में आती है कि पावरफुल लोग खड़े थे। तो मेरा मतलब पावर से जब मैंने बोला तो क्या था? पावर से मेरा मतलब ना शरीर की ताकत की पावर से था, फिजिकल पावर जिसे आप बोलते हैं, माइटी आप बोलते हैं, ना मेरा पैसों का, रिचीज से मेरा मतलब था। यहाँ पे पावर से मतलब मेरा था स्पिरिचुअल से, जहां आप कनेक्ट होते हैं, जहां आप दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरे के खुशी में आप खुश होना, आप अपनी ड्यूटी समझते हैं कि नहीं वो खुश है तो मुझे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि खुशी बांटने से बढ़ती है, दुख बांटने से कम होता है, बट खुशी बांटने से बढ़ती है। तो क्यों ना हम सभी खुशी बांटे। खुशी बांटेंगे तो खुशियां ही मल्टीट्यूड में वापस आएगी, और ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब हम आते हैं पावर के बाद। हमने बात कर लिया प्योरिटी की, फिर हमने बात किया पीस की, फिर हमने बात किया पावर की, यानी स्पिरिचुअल पावर की हमने बात किया। उसके बाद हम बात करेंगे लव एंड जॉय के बारे में। अब इसमें भी जो मैं LOVE लव के बारे में बात कर रही हूं, ये वो प्रेम है जैसे भक्त का अपने भगवान के साथ होता है, यानी कनेक्ट होना, यानी एक मानव का दूसरे मानव के प्रति प्रेम, यानी इम्पथी। ये वो प्रेम होता है, ये वो प्रेम होता है जब आप सुबह सुबह जाकर आप शिवालय में सोमवार को जाते हैं और शिवलिंग के ऊपर जल आप दूध चढ़ाते हैं, बेलपत्र रखते हैं। ये वो प्रेम होता है, और ये प्रेम होना, मानव का मानव के प्रति प्रेम होना, ये बहुत बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में एक गाना होता था जब हम छोटे थे, 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों में बट गया संसार। और यही आज छोटी छोटी बातें हैं। आप देखिए हर घर में जो लड़ाई है वो क्यों है, क्यों वो प्यार कम हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम मटेरियलिस्टिक चीजों में, जो भौतिक चीजें हैं, उसको हमने इतना ज्यादा वैल्यू दे दिया, इतना ज्यादा वैल्यू दे दिया कि हम उस आपस के प्रेम को हम भूल चुके हैं। आप ये देखिए, हम किसी के, अब इस प्रेम को मैं कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, आप ये देखिए कि अगर हम किसी को तोहफा भी देते हैं ना, किसी के, मान लिया हम किसी मैरिज फंक्शन में गए या बर्थडे पार्टीज होती है, आप देखिए जरा, तो कई बार हम ये देखते हैं कि उन्होंने हमें ये दिया, हमें उन्हें इतना देना चाहिए, ठीक है, या भाई अमीर लोग हैं तो उनके घर हमें जरूरत से ज्यादा हमें लेके जाना है, जबकि हमें पता है उनको हम अगर इतना दे रहे हैं उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा हमारे देने से। लेकिन वही चीज अगर किसी गरीब के यहाँ होती है और हमें नजर आता है, तो वहां पर हम ये मोल भाव ये शुरू कर देते हैं कि इनको देने से, क्योंकि उनको देने से हमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं हो रहा है। आजकल सारी चीजें जो बेनिफिट पर आकर, कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे आकर अटक चुकी हैं। हम सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट, इस चीज से हमें कितना मुनाफा हो रहा है, हम इस चीज में अटक गए हैं। और यही वजह है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है, कार्मिक अकाउंट का, अगर हम उसे देखेंगे ढंग से, तो हो सकता है किसी के पास 0 रुपया हो, किसी के पास 10 हो, किसी के पास 20 हो। आप देखिए जरा, चाहे दूसरा पैसा करोड़ों में क्यों ना हो,
हम सबको मिलके, इसमें मैं भी खुद भी शामिल हूँ, हमको भी, मैं भी अपने आप को चेक करती हूँ, हर किसी को हमें अपने आप को चेक करना है। जॉय, जहां पर प्योरिटी ऑफ थॉट है, वहीं पे प्योरिटी ऑफ वर्ड्स है, वहीं पे प्योरिटी ऑफ एक्शंस है, वहीं पे पीस यानी शांति है, वहीं पे प्रेम है, और फिर वहीं पे जॉय यानी खुशी है। और खुशी भी, मैं फिर बताऊं, अगर हम घूमने निकलेंगे कहीं भी, या हम कई बार ये सोचते हैं अरे हम तब खुश होंगे ना जब ये चीज होगी, भाई इस बार मेरा इसमें इतने मार्क्स आ जाएंगे तब मैं पक्का बहुत खुश होने वाली हूँ, और खुश होकर ना हम वहां जाएंगे, राइट। यानी हमारी जो खुशी है, वो उस खुशी के लिए भी हमने सोचे टारगेट बनाया हुआ है। उससे पहले जैसे मान लिया गलती से खुश हो गए तो कोई बहुत बड़ा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके उसके ऊपर छापा मार देंगे कि हम क्यों खुश हो गए। आप सोचिए कि लोग हंसते, अब लाफिंग क्लासेस होने लगी, आप सोचिए, क्योंकि हम खुश होना बंद कर चुके हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। ह्यूमन लाइफ की बात करें, मानवीय मूल्यों की अगर हम बात करें, तो हंसना, खुश होना, खुश रखना, लोगों को खुश करना, ये एक एक प्राकृतिक गुण है इंसान के अंदर, जो भगवान ने भी दिया हुआ है। भगवान जी ने हमें खुश रहने का दिया है ये मौका। सोचिए, उसके लिए भी हमने एक टारगेट डिसाइड किया हुआ है। मेरी अच्छी नौकरी लगेगी तो मैं बहुत खुश होने वाला हूं, और तब मैं ये वाला काम करूंगा, पक्का। मैं जागरण तब कराऊंगा जब ऐसा चीज हो जाएगा, तब मैं ये चीज कराऊंगा। यानी हमारी सारी चीजें हमारी किसी ना किसी लालच पे अटकी हुई है, हमारे स्वार्थ पे अटकी हुई है। अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा देन ये करेंगे। माय गॉड, इसलिए हम खुश रहना बंद कर चुके हैं, क्योंकि हमारी खुशी भी हमारी टारगेट अचीवमेंट की गुलाम है। मानवीय मूल्यों में खुशी भी आती है। प्लीज सब खुश रहिए, आसपास का माहौल बहुत अच्छा रखिए। आप खुश रहेंगे तो इम्यून आपका ऑटोमेटिकली आपका मजबूत होगा। विल पावर अपने आप से स्ट्रांग होती है क्योंकि आप खुश हैं। इससे सवरेन यानी सर्वोत्तम औषधि नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर आप खुश नहीं है, आप उदास रहते हैं, वो वर्ड जो हमने कभी बचपन में नहीं सुना था, डिप्रेशन, स्ट्रेस, आप देखिए हर जगह ये वाला वर्ड मैं सुनती हूँ। मुझे बहुत अफसोस होता है कि लोग कैसे बोलते हैं कि डिप्रेशन हो गया या स्ट्रेस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हम खुश नहीं है। खुश रहिए, किसी भी चीज के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट मत रहिए, आत्मनिर्भर, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढिए। हम सभी लोगों को कई बार खुश करने, अब यहाँ पे एक चीज, हमें सबसे पहले लव से मतलब अपने आप से भी प्यार करना चाहिए। हम सबकी केयर करते हैं, अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने भाई बहन से हम लोग प्यार करते हैं। लेकिन अगर हम किसी से प्यार नहीं करते हैं तो हम अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, हम अपने आप को वक्त नहीं देते हैं। हमें अपने आप को भी वक्त देना है। अगर हम अपने आप को वक्त देंगे तो इसका मतलब हमारा इम्यून भी मजबूत होगा। आपने सुना भी होगा, कई बार डॉक्टर कहते हैं भाई ये ठीक नहीं हो पा रहे हैं, मान लिया कोई मरीज है, तो कई बार परिवार वालों को वो ये बोलते हैं भाई इनके अंदर जीने की इच्छा नहीं है, इनकी बॉडी रिस्पॉन्ड, दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। और किसी मरीज को वही डॉक्टर ऐसा भी बोलते हैं कि भाई इतनी बड़ी इन्हें प्रॉब्लम है, लेकिन भाई जीने की शक्ति है, खुश मिजाज है, दवाइयां असर कर रही हैं, और बहुत जल्दी हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। अपने आप को चार्ज रखिए, अपने आप को खुशी के चार्जर में लगा के रखिए, तो खुशी अपने आप आपके पास आएगी, लव अपने आप आपके घर में आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लिस और नॉलेज के बारे में। ह्यूमन वैल्यूज की अगर हम बात करते हैं तो ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ब्लिस और नॉलेज। अब ये ब्लिस क्या है? ब्लिस को हम आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। कितने लोगों का हम आशीर्वाद ले पा रहे हैं, आप बताइए। ठीक है, मजबूरी है, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, पेंडेमिक वाला। अदरवाइज पहले कितने प्रोग्राम होते थे जहां हम जाते थे, जाने के बाद वो कॉन्फ्रेंसेस होती है, ठीक है, लेकिन क्योंकि टाइम ऐसा है तो हमें अडेप्ट करना पड़ेगा उस चीज में।
आशीर्वाद लेने की बात करते हैं। कितने लोग आशीर्वाद ले पा रहे हैं? आज के टाइम पर आप देखिए, बच्चे, कोविड के टाइम को हटा दीजिए प्लीज, इसको हम बिल्कुल अभी एक्सक्यूज के तौर पर नहीं लेंगे कि अभी मैम ये बात क्यों बोल रहे हैं। आप उससे पहले की बात करिए, उससे पहले हम फरवरी की बात करते हैं, हम 2019 दिसंबर की बात करते हैं, या हम अगस्त 2019 की बात करते हैं। तो आप देखिए, हमने परिवारों में भी हमने कितने सारे डिपार्टमेंट्स लगा रखे। एक परिवार के अंदर ही अगर हम बात करें, कितने सारे इनविजिबल वॉल्स है, क्योंकि बच्चा अपने अलग रूम में अपने मोबाइल फोन या अपने लैपटॉप के साथ, मम्मी पापा अपने अलग अलग रूम में अपने अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन के साथ, किसी के पास किसी के लिए वक्त नहीं है। क्या हम अपने बच्चों को ग्रैटिट्यूड की ट्रेनिंग दे रहे हैं? हमें हर एक चीज की शिक्षा लेनी भी है और देनी भी है। और मेरे पास जो है, देखिए, किसी भी इंसान के अंदर एक कप में अगर चाय है, झटका लगेगा तो उस कप में से चाय गिरेगी। उस कप के अंदर कॉफी है, झटका लगा तो उस कप में से कॉफी गिरेगी। कप में अगर दूध भरा हुआ है, झटका लगा, कप हिला तो दूध गिरेगा। इसका मतलब जो हमारे अंदर है छलकता वही है। कभी कभी हम सुनते हैं ना, बोला जाता है कि भाई उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, भाई बहुत गुस्सा आ गया, उन्हें ये बात सहन नहीं होती है, उन्हें ये गलत बात सहन नहीं होती है और बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आना तो अपने आप में ही गलत है। एंगर इज द मोस्ट रेटेड नेगेटिव इमोशन। गुस्सा आया, गुस्से वाले विचार आए, मुंह से गलत निकला, राइट? बॉडी का इवन हर सेल जो है वो ब्रेन से ही इन्फ्लुएंस होता है। ये कंट्रोल करना तो वैसे ही बहुत जरूरी है हम सभी के लिए। गुस्से से किसी का फायदा कभी भी नहीं हुआ। इसलिए आशीर्वाद, ब्लिस हमें लेना पड़ेगा, भगवान का ब्लिस, मॉर्निंग में उठने के साथ ही कि भगवान जी, जो ये 24 घंटे आपने मेरे अकाउंट में डाले हैं ना, मुझे ये 24 घंटे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। हमें सेवा भी करनी है, हमें अपना काम भी करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने बिल्कुल आपको नहीं बोला कि ये सब करने से आप मॉडर्न नहीं होंगे या आप अपना काम नहीं करेंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। और जितनी भी मैंने बातें बोली है, आप ये नहीं बोल सकते ये रूढ़िवादी विचारधारा है, ये पुराने जमाने में होता था, अब ऐसा कहाँ होता है। ये सारी चीजें वो है, अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे तो आज भी यही चीज है। गुस्सा पहले भी अच्छा नहीं था, गुस्सा आज भी अच्छा नहीं है। प्योरिटी ऑफ थॉट्स पहले भी इंपॉर्टेंट था, आज भी इंपॉर्टेंट है। पीस पहले भी चाहिए था, आज भी चाहिए। आज हम चाइना हिंदुस्तान की जो बॉर्डर की बात हम कर रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात कर रहे हैं, है क्या वो? कोई अपनी पावर दिखा रहा है, वहां से वो अपना उसको पेशेंस को लूज मान लिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, पावर गेम चल रहा है, इंटरनेशनल पावर गेम, और ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर इस चीज में आ जाता है कि अगर हम उस चीज को, कि हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, एक मानव का जीवन मिला है, मानव के जीवन का उद्देश्य उसको साकार करना सिर्फ सेवा में है। वी आर बोर्न टू सर्व द नेशन, वी आर बोर्न टू सर्व द सोसाइटी। इसमें ये चीज नहीं आती है कि आपको काम नहीं करना है, आपको जॉब नहीं करनी है, आपको सैलरी नहीं लेनी है। मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, ये तो वो चीजें हैं जो आप साथ साथ करते हैं। वही काम को आपको थोड़ा सोच के करना है, अपनी जुबान पे थोड़ा कंट्रोल करना है, आपको खुशी का माहौल बना के रखना है, आपको आपको ब्लिसफुल होना है, बड़ों से आशीर्वाद लेना है, छोटों को देना है। हेरिटेज, हर पीढ़ी, आप ये देखिए, पुरानी पीढ़ियां, अब हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आ रही है उनको हम क्या दे रहे हैं। यानी आप आज से 20 साल के बाद वाला प्लीज आप उस समाज को देखिए। हमें सारी चीजें पता है कि हमारी पूर्वजों के टाइम पर क्या क्या हो रहा था, यानी 2 पीढ़ी पहले का हमें पता है। आप ये चीज देखिए, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। यानी आपस में बोलचाल थोड़ा सा कम हुआ है। आप इसको इस तरीके से देखिए। इसका मतलब जो एक हम बोलते हैं हेरिटेज ट्रांसफर हो रही है, जिसे हम इनहेरिटेड बोलते हैं, वो चीज नहीं हो रही है। तो आने वाला समाज कैसे होगा? खोखला होगा, बहुत सारी चीजों का उन्हें पता भी नहीं होगा। हम तो फिर भी बात करते हैं,
हमें फिर भी याद है दादा दादी जी, वो तो हो सकता है 20-30 साल बाद वाले जो बच्चे होंगे वो अपने मम्मी पापा जी का भी उदाहरण नहीं लें, क्योंकि हम खुद उदाहरण नहीं बना पा रहे हैं, सेट नहीं कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं दे रहे हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है वो अपने बच्चों को सही टाइम देना है, हम समय नहीं दे पा रहे हैं। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ हमारे कर्म, हमारा व्यवहार वो हमारे साथ जाता है। इसलिए अपने बच्चों को, आज माता पिता को काउंसलर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, कि बच्चा नहीं ठीक से बात कर रहा है, आइसोलेटेड रहता है, तो बच्चे को काउंसलर के पास लेकर जाते हैं। माता पिता क्यों नहीं काउंसलर बन पाते हैं, क्यों नहीं अपने बच्चे से बात कर पाते हैं? कहीं हमने अपने और अपने बच्चे के बीच में इतना बड़ा गैप तो नहीं बना दिया है, इतनी बड़ी खाई तो नहीं बन गई है जिसे हम पाट नहीं सकते हैं? अफसोस होता है जब माता पिता ये बोलते हैं हमारे बच्चा हमारा नहीं सुनते हैं। हम अपने बच्चे को कुछ ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, तो ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे बहुत कीन ऑब्जर्वर होते हैं, बच्चे हर चीज को सीखते हैं। मैं फिर बोलूंगी, अगर हमें अच्छे समाज का निर्माण करना है तो हमें इन मानवीय मूल्यों पे ध्यान देना पड़ेगा, हमें उन संस्कारों को जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसा संस्कार होगा संसार तो वैसा ही बनेगा जैसा हमारा व्यवहार होगा। और जब हम पावर ऑफ कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं ना, मैं तो पढ़ा लिखा मानव उसको बोलती हूँ। मैं इस बात के लिए सीरियस हूँ, जो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे और बोलेंगे। मैं हमेशा से ये चीज बोलती हूँ कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो कोई भी आपके घर आपके डिग्रीज देखने के लिए नहीं आ रहे हैं कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं या आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं। आप कैसा बोल रहे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, लोग आपको उससे पहचानते हैं या उससे याद करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था, सुकरात के पास एक बार एक व्यक्ति बहुत अच्छे कपड़े पहन के और बहुत अच्छे से इछलाते हुए आते हैं और खड़े हो जाते हैं उनके आगे। सुकरात जी उनसे कहते हैं, कृपया करके आप बोलिए। हम कैसा बोलते हैं उससे हमारे संस्कारों का पता चलता है। शब्दों का इस्तेमाल, सुभाषी होना, भाषा की मर्यादा का, ह्यूमन वैल्यू में, मानवीय मूल्यों में सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज आती है कि भाषा की मर्यादा, लाइन ऑफ कंट्रोल इन लैंग्वेज। जैसे बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल होता है ना, वैसे ही हमारी भाषा पे भी लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए कि हमें कैसे बात करनी है, कब बात करनी है, हम किससे बात कर रहे हैं। अगर हम अपने माता पिता जी से बात कर रहे हैं तो हमें कैसे बात करनी है, गुरुजन से बात कर रहे हैं तो कैसे करनी है, छोटे भाई बहन से बात करनी है तो हम कैसे कर रहे हैं। और जो ये बोलचाल है, इसके लिए भी कोई स्पेशल कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है। इंग्लिश सिखाने का कोचिंग सेंटर हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोचिंग सेंटर हो सकता है, जर्मन फ्रेंच के लिए कोचिंग सेंटर हो सकता है, लेकिन आपके व्यवहार के लिए, आपका इंटोनेशन के लिए, आप कैसा बोल रहे हैं, इंटोनेशन की मैं बात कर रही हूँ, शब्दों के चयन की मैं बात कर रही हूँ, वो किसी कोचिंग में नहीं सिखाते हैं, वो आपको खुद सीखना है। अच्छा सीखो, अच्छा सिखाओ। स्वस्थ समाज स्वस्थ विचारधारा से बनेगा। मैं फिर बोलूंगी, हाथ जोड़ के सबसे बोलूंगी, आज एक स्वस्थ समाज की हम बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत सारे नए नए डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम देश के वेलफेयर की बात करें, कोई सरकार जो है वो हमारे इस मूल्य को, जो मानवीय मूल्य हैं, इनके लिए काम नहीं कर सकती है। वो हमारे खुद के संस्कार हैं जो सरकार से भी ऊपर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। हम हर चीज के ऊपर ये नहीं बोल सकते हैं, उनको ये काम, हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, अपने शब्दों की जिम्मेदारी, अपने व्यवहार की जिम्मेदारी, हमें आस पड़ोस को कैसे साफ करना है इसकी जिम्मेदारी। सिर्फ अपना घर में साफ करने से नहीं बनेगा, विचारों की गंदगी हमें साफ करनी पड़ेगी, ये भी एक मानवीय मूल्य है। समाज से वो गंदगी साफ करनी पड़ेगी, लेकिन वो तभी संभव है जब आप अपने आप को बदलते हैं।
सारी दुनिया को बदलने का हम सोचते हैं, बड़े-बड़े हम लोग बातें करते हैं, भाषण भी देते हैं, हमें ऐसा होना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करते तो ऐसा होता। हमें अपने आप से भी पूछना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें कैसा करना है। आप देखिए कितना खूबसूरत समाज होगा। दूसरी बात, प्लीज हमें हर किसी को एक मतलब अच्छी चीज देनी है, गलत चीज को हमें नहीं करना है। हमें दूसरों की गलतियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर हम ये कर पाते हैं, दूसरों को भी एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने आपको भाई एक्सेप्ट किया, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम बात छुपाते हैं, हाइड करते हैं, तो वो भी दूर हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं कॉर्डियल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल हम सुन नहीं रहे हैं। पेशेंट हियरिंग, पेशेंट लिसनिंग बहुत जरूरी है। प्लीज अपनों के बीच बैठिए, अपनों से बात करिए, उनको बोलिए कि वो आपको बताएं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। डायलॉग से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। हम कभी उन चीजों पे ध्यान कई बार नहीं दे पाते हैं। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अपनी लाइफ का करिए, एक ऐसा वाला एक्सपीरियंस आप करिए, किसी की जिंदगी में इतना अच्छा बदलाव लेकर आइए कि वो आपके लिए एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के समान हो। अगर हम ये कोशिश करते हैं, शुरुआत परिवार से करते हैं, फिर हम गली से करते हैं। स्वच्छ भारत की हम बात कर रहे हैं, वो स्वच्छता भी कहाँ से आएगी? सीधे स्वच्छ भारत से नहीं होगा। यानी वो भी शुरुआत हमें घर से, गली से, समुदाय से, फिर वो आगे बढ़ के जाता है। आत्मनिर्भरता सिर्फ भारत से आत्मनिर्भर नहीं, हमें अपने आप से वही चीज यानी घर से ऐसे ऐसे करके करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ब्लेम गेम, हमें दोषारोपण से भी अपने आप को दूर रखना पड़ेगा। ये वो चीजें हैं जो अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, हम छोटे छोटे संकल्प अगर अपने आप से करते हैं, मतलब मैं कैसे बताऊं, मान लिया किसी का ऊंची आवाज में बात करने की आदत है, बहुत छोटी सी मैं एक एग्जांपल उदाहरण ले रही हूँ, किसी की बहुत ऊंची आवाज में बोलने की आदत है। अगर वो सुबह उठते ये संकल्प ले ले, एक छोटा सा संकल्प कि आज पूरे दिन मुझे ऊंची आवाज में बात नहीं करना, या किसी को मान लिया अब्यूज करने की आदत है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं, तो ये कि आज मुझे किसी से कुछ भी गलत या इस तरीके से बात नहीं करनी है, सिर्फ आज के लिए। इसे हम बोलते हैं छोटा संकल्प। और शायद छोटे छोटे संकल्पों को हम पूरा कर सकते हैं, बड़े को एकदम शायद नहीं कर पाए, लेकिन उस बड़े तक पहुंचने के लिए हमें छोटे 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 गोल अपने डिसाइड करने पड़ते हैं, जैसे एक बच्चे को करना पड़ता है। अब बच्चे को एग्जाम की तैयारी करनी है, उसको गोल तो पहले से होगा, आज मुझे ये वाला चैप्टर फिनिश करना है, फिर इसका मुझे अपना टेस्ट लेना है, फिर मुझे सेकंड यूनिट करना है, छोटा छोटा गोल। फिर आता है कंप्लीट सिलेबस का पेपर। कभी भी कोई स्कूल बिना पढ़ाई कंप्लीट सिलेबस का पेपर नहीं लेता है। 1 यूनिट टेस्ट, सेकंड यूनिट टेस्ट, when 50% syllabus done, half yearly, this is called assessment। और ये असेसमेंट हमें अपने आप की भी करनी है। अदरवाइज जो ये शिक्षा है, जो हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, ये सिर्फ हमारी बेमानी होगी, ये ईमानदार शिक्षा नहीं होगी। ईमानदार शिक्षा तब आएगी जब हम अपने अंदर से उसे लेंगे। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें मिला आज आप सभी के सामने आने के लिए, और शुक्रगुजार हूं मैं मनीष सिन्हा जी की, जो आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया और आत्मनिर्भर भारत के प्लेटफॉर्म पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर व्याख्यान के लिए। आपने बहुत सारे चीजों का जिक्र किया। आपने कहा कि खुशी के चार्जर में अपने आप को रखें बांध कर, तो बहुत सही कहा आपने। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दिए आपने, चिड़िया वाला एग्जाम्पल बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था। कहा जाता है कि जो जिंदगी है ना, अभी का जो जिंदगी है, हम वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, जिससे हमारी जिंदगी खत्म हो जा रही है। और मोबाइल का उपयोग ज्यादा करने के चक्कर में, जो आप बता रहे थे कि मानवीय मूल्यों की कमी वो क्षति, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, तो आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबसे पहला जो नींव है वो आज का विषय है। जो जिंदगी है ना, 1 किलो टीन। मनीष जी एक चीज, हर नर में नारायण देखो।
मतलब मानव के प्रति जो एक एम्पैथी है, यानी किसी को सही में चोट लगे तो आप रुक रहे हैं। आज किसी के घर में मान लिया, मैं कोविड की बात नहीं कर रही हूँ, भाई अभी तो ऐसा केस है, कहीं कोई मान लिया किसी के घर में देहांत हो जाता है मान लिया, तो कई बार सोचिए पड़ोसी तक नहीं जा पाते हैं, नहीं जाते हैं। मतलब आप ये देखिए कितना डिटैचमेंट आ चुका है, समाज के मूल्यों में कितनी गिरावट आ गई है। अगर हम इसे इस तरीके से देखते हैं तो हम कैसे, जो हम एक सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनने का सपना देख रहे हैं मनीष जी, वो तभी हो सकता है जब हम अपने इस वाले जो एक बेसिक हमारी चीज है इंसानियत, अगर हम इसको जिंदा रखते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कहा जाता है सर्वधर्म समावृत्ति सर्व जाति समामति सर्व सेवा प्राणिति इति संघस्य पद्धति। सभी के साथ समान भाव, सभी के साथ सेवा प्रधानता, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार होना चाहिए। जो हमारी जिंदगी है ना, हम 1 किलो टीन और 1 किलो ईंट के पीछे भाग रहे हैं। जो जगत गुरु शंकराचार्य ने लिखा था कि हमारी जिंदगी है 1 किलो टीन। अगर हमने मान के चले, हम किसी के पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल खरीदने के चक्कर में रहता है, किसी को कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया तो कुछ समय बाद 4 व्हीलर के चक्कर में करता है, और फाइनली देखें तो वो ईंट के मतलब जो है ना 1 किलो लोहा के भाव में चला जाता है। रहने के लिए मतलब चलने के लिए आपके यहाँ जितनी सुविधाएं अगर आप जुटाना चाहें उतना सारा सुविधा जुटा सकते हैं। तो आपने बहुत सुंदर कहा है, और हमारे साथ बहुत सारा लोग हैं, और अभी 6 बजे आपका कार्यक्रम भी है दूसरा, तो मैं एक एक करके लूंगा। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं। संदीप जी आपका स्वागत, अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में। संदीप जी IIT दिल्ली में कार्यरत हैं और आप इंजीनियर हैं, तो आज आप अपना प्रश्न डॉक्टर नीलू जोशी जी से पूछ सकते हैं। जी 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 नमस्कार। नमस्कार मैंने आपका व्याख्यान सुना मैम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपने व्याख्यान दिया और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से प्योरिटी पीस एंड पावर के वर्टिकल्स को लेते हुए अपनी सारी बातों को एक्सप्लेन किया। वो बहुत ही अच्छा है मैम, बहुत ही अच्छा लगा मैम। एक चीज मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन टेक्निकल बैकग्राउंड्स में भी जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे नई टेक्नोलॉजीज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बहुत सारी ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसमें हम मशीन्स को इतना डेवलप कर रहे हैं कि वो अपने हिसाब से ही डिसीजंस ले सके, बट उसमें भी इथिकल्स वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब ये है कि जब मशीन में भी हम इथिकल वैल्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो फिर इंसानों में क्यों नहीं। और दूसरी बात यह है मैम कि दूसरी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य है, उसमें जब तक ये सारे गुणों का समावेश नहीं होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। चाहे हम जितने भी वर्टिकल्स मतलब जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर ले, जब तक हमें अपने देश के प्रति उत्तरदायित्व फील नहीं करेंगे और अपनी चीजों के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, जो मानवीय संवेदना है वो जागृत नहीं होगी, तब तक हम इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समेटा है और कम समय में आपने बहुत कुछ बता दिया, तो बहुत अच्छा व्याख्यान था मैम। वो एक पहले हमने सुना था ना संदीप जी, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश के लिए प्यार करना, स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना, ठीक है। तो अपने आप में जब हम एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं आज के टाइम पर, या आर्टिफिशियल, आप देखिए कोई काम करते करते मान लिया कोई मेरा ये प्रोग्राम अटक गया तो मुझे टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, वो ह्यूमन बीइंग की सपोर्ट चाहिए, राइट। तो यानी ह्यूमन कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो चाहे AI हो, रोबोटिक्स हो, या हम स्वदेशी भारत की बात करें, तो ह्यूमन कनेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, मैं लेके स्क्रीन पे आ रहा हूँ, एक एक करके लेके आऊंगा। विशाल जी आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में, और आप PhD के छात्र हैं इतिहास विषय के, तो आप अपना प्रश्न डॉक्टर नीलू जोशी जी से पूछ सकते हैं। जी विशाल जी। धन्यवाद मनीष जी। आज के अतिथि नीलू जोशी मैम का बहुत बहुत आभार, नमस्ते है कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आपने आज हम सबको का मार्गदर्शन किया। मेरा प्रश्न बस यही था, आपने तो सभी चीज़ों को बहुत ही सरलता से और व्यवहारिक तरीके से आपने स्पष्ट किया, फिर भी हम सबको सीखने की आवश्यकता है और उसको अपने जीवन में वो जो भी हो उतारने की आवश्यकता है। लेकिन एक प्रश्न है मेरा कि
जैसे कि अभी समाज में हो, समाज के अंदर हो, या एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से के साथ हो, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट और अविश्वास जो है उसको दूर करने की आवश्यकता है। तभी हम एक सुदृढ़ समाज, और चाहे जो भी बात कर ले, आत्मनिर्भर भारत की विकास की बात कर ले, तो उसके बिना संभव नहीं हो सकता। और प्रोफेशन जो भी हो हमारा, उसमें हमें वो डॉक्टर प्रोफेशन हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो उसमें कहीं ना कहीं इथिक्स की आवश्यकता और ज्यादा है। तभी ही हम सशक्त और स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में हो सकते हैं, क्योंकि अभी आए दिन बहुत सारी घटनाएं देश के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन में हो या कहीं भी देखने को मिलती है। तो मैम, मेरा समाज में जो है, समाज को कैसे संगठित किया जाए, कि कॉन्फ्लिक्ट है अभी भी कहीं ना कहीं, तो उस पर दिशा में क्या प्रयास हम सभी कर सके अपने स्तर पे, ये एक सुझाव आपका मिले। धन्यवाद जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा विशाल जी, विश्वास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी प्रोफेशन में होते हैं, आप देखिए अगर डॉक्टर का प्रोफेशन है, मरीज डॉक्टर पे विश्वास करता है, परिवार वाले एक तरीके से एक सर्टिफिकेट साइन कर देते हैं। आपने देखा होगा कोई भी सर्जरी से पहले एक सर्टिफिकेट साइन हो जाता है, राइट, सर्जरी से पहले। तो इसका मतलब विश्वास कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। ऐसा ही एडवोकेट के साथ है, आप किसी भी प्रोफेशन में देखिए, माता पिता स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, यानी स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर्स के ऊपर विश्वास। तो ये विश्वास तो समाज की एक नींव है और बहुत जरूरी है ये समाज की ग्रोथ के लिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें ये खोखली रह जाएंगी विशाल जी, अगर हमारा ये संगठित नहीं हो पाता है विचारधारा। और जो मैंने अपनी बात में पहले भी बोला कि हमें हर परिवार में, यानी माता पिता को ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा मोबाइल फोन भी यूज कर रहा है तो उसमें क्या देख रहा है, क्योंकि पढ़ाई विशाल सिर्फ लिखना और पढ़ना नहीं है। मेरा पढ़ाई से मतलब होता है कि बच्चा बोल कैसे रहा है, व्यवहार कैसे कर रहा है, अपनी उस किताबी ज्ञान को क्या व्यवहारिक ज्ञान में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। अगर ये चेक हर परिवार में हम कर पाते हैं, हर स्कूल वाले भी इस चीज को ध्यान में रख पाते हैं, तो ये संगठन अपने आप हो गया। क्योंकि प्रोफेशन बाद में होता है, प्रोफेशन में संगठन बाद में बनता है। अगर हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग और संगठित कर लेंगे, वही बच्चा आगे जाकर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन में जाता है। तो वही चीज आती है कि परिवार में अपने बच्चों से बात करिए, टेक्निकली बच्चों को इतना ज्यादा मोबाइल और टीवी में नहीं जाने दीजिए। बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या बोल रहा है। इमोशनल डाइट बहुत जरूरी है, इमोशनल डाइट। हम अपने दिमाग को डाइट नहीं दे पा रहे हैं विशाल जी। हम पिज्जा खा रहे हैं, होटल्स में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट ब्रेन को हम कुछ नहीं खिला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है जी। धन्यवाद मैम। धन्यवाद विशाल जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। आप लोग बने रहें, मैम आ रही हैं अभी। हमारे साथ अंजलि जी जुड़ी हुई हैं। अंजलि जी, आपका स्वागत, अभिनंदन है। और सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत में भी आपका पूरा सहयोग रहता है। तो वो इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन है। आप माननीय महोदय से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद मनीष जी। नमस्कार मनीष जी और डॉक्टर नीरू मैम जी। मैम, मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है, खासकर जो हमारे टीनेजर्स हैं, वो या तो हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया के कारण, या फिर जो एथिक्स और वैल्यूज फैमिलीज में होनी चाहिए वो न्यूक्लियर फैमिली के कारण उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे में उनके अंदर एग्रेसिवनेस रहता है, और जैसे आपने लव की डेफिनेशन बताई, और उससे मुझे एक बात याद आती है कि इफ यू कांट लव योरसेल्फ यू कांट लव अदर्स। तो ये चीजें हम उन टीनेजर्स को किस प्रकार से समझा सकते हैं? इसमें अंजलि जी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैं सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगी। पहले माता पिता क्या करते थे, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो वो कोई गलती करके आता था, हम बच्चे की गलती पर भी सब हंसते थे, खुश होते थे छोटे बच्चे की गलती पर। आप देखिए जरा, ठीक है, यानी हम बचपन में बच्चे की गलती को हम एक्सेप्ट करते थे, राइट। अब वो बच्चा बड़ा होता है, क्यों समाज ऐसा बना, अंजलि मैं ये चीज बता रही हूँ, राइट। बहुत जल्दी से खत्म करती हूँ बात को। अब क्या होता है, मान लिया वो बच्चा 9th to 10th स्टैंडर्ड में है और मम्मी के पास आके बोलता है कि मम्मा आज ना मैंने अपना स्कूल बंक किया। मान लिया मम्मी ने पहले लगाए 2 चांटे, बहुत अच्छे से डांटा, और फिर मम्मी जी ने ये चीज बोला, आने दो अपने पापा को शाम को ऑफिस से, आज होगी आपकी शाम को बहुत बड़ी वाली क्लास।
यानी आपने बच्चे की गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, आपने अपना पल्ला झाड़ लिया कि बच्चे ने गलती की तो यानी आपकी परवरिश गड़बड़ है, आपने उसको सीधे इस वाले रैपो पे ले लिया। वो गलत है अंजलि। अब इसके बाद क्या होगा, वो बच्चा जरूर बंक करेगा, वो बंक करना बंद नहीं करेगा, लेकिन वो आपको बताना बंद कर देगा। यही चीज है जो आप अभी आपने बात किया टीनेजर्स की, यानी टीनेजर्स को समझने की जरूरत है अंजलि जी। टीनेजर्स के पास बचपन से ही मोबाइल फोन्स या बचपन से ही वर्चुअल वर्ल्ड नहीं आया था, हम लोगों ने दिया। हम लोगों ने बच्चों को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक्सेप्टेंस वाली बात आती है कि किस बात को किस तरीके से बंक करना गलत है, लेकिन बच्चे को समझाने का यहाँ पे एक तरीका होता है। बच्चे वायलेंट होते हैं, क्योंकि मैं तो खुद एक प्रिंसिपल भी हूँ, क्योंकि एलएलएम भी मैंने इसलिए जुवेनाइल में किया, राइट। तो इसलिए बच्चों के साथ बहुत कनेक्टेड हूँ। तो कहीं ना कहीं बच्चे अपने आप को अपने मम्मी पापा से डिटैच फील करते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। अंजलि, क्या गारंटी है कि बाहर वो जिनसे बात कर रहे हैं वो उन्हें सही मशवरा देंगे, सही गाइडेंस देंगे? माता पिता से बड़ी सलाह और मशवरा कोई नहीं दे सकता अंजलि जी। तो मैं सभी से बोलती हूँ, अपने बच्चों को प्लीज समझिए, अपने बच्चों को टाइम दीजिए, उनकी गलती पे रिएक्ट मत करिए, रिस्पॉन्सिव बनिए, रिस्पॉन्सिव। तो यहाँ पे ये चीज अगर होती है तो टीनेजर्स अपने बिल्कुल आपकी तरह ही सोचेंगे, आपकी तरह ही बोलेंगे। उनको समझने की जरूरत है अंजलि। जी बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने। हमारे साथ आलोक जी जुड़े हुए हैं, समय बहुत कम है, 4 मिनट बचे हैं, हमको जाना भी है, दूसरा कार्यक्रम है 6 बजे। तो आलोक जी अपना प्रश्न जल्द से जल्द पूछ सकते हैं। जी आलोक जी अपना प्रश्न पूछें। जी भाई, और कहते थे डॉक्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, व्याख्यान दिया भाई। आलोक जी आपका आवाज नहीं क्लियर आ रहा है, और आलोक जी आपका आवाज नहीं आ रहा है क्लियर, आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करें। हाँ बोले, आप बोले। जी अब है। हाँ हाँ आप प्रश्न पूछें जल्दी। जी भाई, मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है। आज के वक्ता डॉक्टर जो ने से समझाया, मैंने पूरे को तो सवाल था उसको ऑलरेडी मिल चुका है। जी तो जी बहुत बहुत मैं तो एक दो जैसे हुए थे उन्होंने की जी बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी, बहुत ही धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। तो आज धन्यवाद, मतलब मैडम का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। जी भाई अब मैं एक बार सभी को स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ। हमारे साथ एक और भी लोग जुड़े थे, 2 लोग जुड़े थे और शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, और मैं देखता हूँ। आगे प्रमोद जी, जी पर हमारे साथ प्रमोद जी भी आ गए। प्रमोद जी आपका स्वागत, अभिनंदन है स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में। और आज के बहुत ही माननीय महोदया जी द्वारा बहुत ही सुंदर व्याख्यान हम सभी को सुनने को मिला। आपके पाथे, आपके मार्गदर्शन को हम सभी नमन करते हैं, और कार्यक्रम में जो भी बंधु जुड़े होंगे कहीं न कहीं बहुत खुश होंगे, क्योंकि इतने सुंदर वक्तव्य के लिए हर कोई बहुत खुश होंगे, और कहीं न कहीं इसको अपने परिवार में पहले उपयोग करने की जरूरत है। तो मैं आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए प्रमोद कुमार जी को आमंत्रित करूंगा। प्रमोद जी आप दिल्ली के निवासी हैं और आपका व्यवसाय है, तो आज के धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। मैं स्वदेशी आत्मनिर्भर टीम की तरफ से डॉक्टर नीरू जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि धन्यवाद आपके लिए बहुत छोटा शब्द हो जाएगा। मैम, आपने जिस तरह से आज मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन किया है, अनेक वस्तुओं को छूने का प्रयास किया है, आदमी के अंदर की गहराइयों को आपने निकालने का प्रयास किया है, जिसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। और सभी दर्शकों को, लाखों दर्शक जो इसे देखते हैं और जो इससे जुड़े हुए हैं लाइव, उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और मनीष जी को खासकर स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि अब सभी को जोड़ करके और सभी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ला करके ऐसी मानवीय मूल्यों का मूल्यांकन कराना जो आदमी अपने जीवन में, नैतिक जीवन में सीख नहीं पाता है,
वो यहाँ से सीख करके वो अपने जीवन में कुछ न कुछ बदलाव करने का प्रयास करता है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।